नमस्कार बच्चों, आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी पहली कक्षा में हमने आपके पहले पाठ, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पहले पाठ 2 बैलों की कथा का पाठ हमने आरंभ कर चुके हैं। तो इस पाठ में जो हमने पढ़ा है एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इस पाठ में हमने क्या-क्या पढ़ा है? देखिए पाठ में सबसे पहले लेखक यहाँ पर गधे की बात करता है। यहाँ पर जो गधे का उदाहरण लेखक ने दिया है, वो यहाँ पर भारतीयों की मानसिकता के संदर्भ में दिया गया है कि ये पाठ अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता की कहानी कहता है कि जिस समय प्रेमचंद ने पाठ लिखा था, उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। तो ऐसे में उस समय भारतीयों को जागरूक करना, अपने देश के प्रति उनके अंदर देशभक्ति का भाव भरना उनका मूल उद्देश्य था। तो ऐसे में भारतीयों में जो निराशा उस समय भर गई थी, उसको दूर करने के लिए इस तरह पाठ अप्रत्यक्ष रूप से लिखा गया, क्योंकि सीधे तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिखा जाना संभव नहीं था। ऐसे में सबसे पहले वो गधे का प्रयोग करता है कि गधे को अक्सर मूर्ख समझा जाता है, बुद्धिहीन समझा जाता है, लेकिन देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा सहनशीलता होती है, लेकिन उसके कारण भी लोग उसके उस सद्गुणों का आदर न करके उसका अनादर करते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक के द्वारा गधे का उदाहरण दिया गया, वो गधे का उदाहरण यहाँ पर देकर लेखक ने उस समय के भारतीय समाज की मानसिकता पर कड़ा व्यंग्य किया है। इसके बाद यहाँ पर भारतीयों की दुर्दशा का कारण बताया कि भारतीयों की दुर्दशा का क्या कारण है कि उन्हें अफ्रीका में घुसने नहीं दिया जाता, अफ्रीका में दुर्दशा हो रही है, अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। और यहाँ पर आगे वो बात करता है कि सभ्य शब्द की एक नई परिभाषा की बात करता है कि सभ्य अर्थात सिविलाइज्ड जिसे आप कहते हैं कि सभ्य कहलाने लगे, कि सभ्य शब्द की एक नई परिभाषा इस अर्थ में कि देखिए भारतीयों में सारे गुण हैं, शराब नहीं पीते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन फिर भी सभ्य नहीं है। कारण क्या था कि जरूरत से ज्यादा सीधे हैं, जरूरत से ज्यादा सीधापन उनके लिए अच्छा नहीं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते, अपने अधिकारों के लिए खड़े होना नहीं जानते। इसलिए भारतीयों के अंदर सारे गुण होने पर भी वो सारे गुण उनके व्यर्थ हैं, इसलिए लेखक उन्हें सभ्य नहीं मानता। आगे यहाँ पर गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया कि बैल किस प्रकार क्या होता है, गधे से मूर्खता में, बुद्धिहीनता में थोड़ा सा कम होता है कि वो भी क्या करता है, कभी कभी क्रोध प्रकट कर लेता है, कभी अड़ियल भी देखने को मिलता है, लेकिन गधा ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पर गधे का स्थान जो है वो बैल से ऊपर माना गया मूर्खता के संदर्भ में। आगे झूरी और काची, यहाँ पर झूरी काची के दोनों बैल थे। यहाँ पर झूरी के दोनों बैल थे हीरा और मोती। हीरा और मोती में आपस में किस प्रकार प्रेम था, आपस में किस तरह दोनों एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, आपस में एक दूसरे की मन की बातों को समझ लिया करते थे, एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम भाव प्रकट करते थे, मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। तो ये सारा हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। चलिए आज पाठ आगे आरंभ करते हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। यानी संयोग की बात है कि ऐसा कोइंसिडेंट था कि झूरी ने एक बार गोई यानी कि दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। अब बैलों को नहीं पता कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्हें लगा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया, या अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ गया अर्थात यहाँ पर मुहावरा है, बहुत परिश्रम करना पड़ा गया, जो कि झूरी का साला था। झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल अपने साले गया को दे दिया। बैलों को लगा कि उसने झूरी ने उन्हें क्या किया, बेच दिया। अब उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, बैल उसके साथ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए क्या था, गया को उनके साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उन्हें घर ले जाने में। इसलिए यहाँ पर लेखक कहता है कि उसको दांतों पसीना आ गया अर्थात बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। देखिए यहाँ पर कि वो कितना ज्यादा परेशान कर रहे थे दोनों बैल गया को। ये क्या कर रहा था, पीछे से हाँकता, हाँकना मतलब पीछे से आवाज लगाते हैं ना बैलों को हाँकते हुए करके, इस तरह से कुछ आवाज लगाकर उनको आगे बढ़ने के लिए कहना। तो कि पीछे से हाँकता तो दोनों इधर उधर भागते, दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर उनके गले में जो रस्सी है उसको पकड़कर आगे से खींचता, आगे से जोर लगाता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते।
मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों बैल, इसका अर्थ ये था कि गया के साथ वो दोनों जाना नहीं चाहते थे। जाना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि झूरी के साथ वो बहुत खुश थे, झूरी को अपना मालिक मानते थे। झूरी के घर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम मिल रहा था। अब अचानक एक नया मालिक आकर उनको इस तरह लेकर जाए, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो कहते हैं कि अगर ईश्वर, लेखक कहता है कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो शायद वो झूरी से पूछ लेते कि तुम हम कि हमें क्यों निकाल रहे हो? कि हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी। तुमने जो-जो काम हमें कहे, हमने वो सारे काम किए। अगर इतनी मेहनत में काम ना चलता था तो और काम ले लेते। कितनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी, चाकरी मतलब नौकरी में, तुम्हारे लिए काम करने में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम, जालिम किसके लिए प्रयोग किया गया? गया के। जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो यहाँ पर क्या है कि कहते हैं कि लेखक, रचनाकार कहते हैं कि अगर उनके पास भाषा होती, अगर भगवान ने उन्हें बोलने की कला दी होती, उन्हें वाणी दी होती, तो शायद झूरी से अपने बेचे जाने का कारण वो ज़रूर पूछते कि झूरी ने उन्हें वहाँ गया को क्यों दे दिया, कि उन्होंने तो उसकी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। उससे सारा काम करते, चाहे जैसा भी दाना-पानी दिया जाए, वो कभी कोई शिकायत नहीं करते, पर उसने फिर भी उन्हें उसके हाथ क्यों बेच दिया। आगे चलते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। कि संध्या, शाम का समय, दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, यानी नई जगह पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, दिन भर के भूखे थे यानी पूरे दिन कुछ खाया नहीं था। लेकिन जब नांद में लगाए गए, नांद में खाने का स्थान जहां पर उनके लिए भूसा चारा डाला जाता है, तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला यानी उसमें खाने के लिए मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, दिल भारी हो रहा था यानी बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यानी जिसे अब तक वो झूरी के पास, झूरी की बात करेंगे, जिसे अब तक वो उसके घर में अपना घर समझकर रह रहे थे, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गाँव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। यहाँ पर सब कुछ नया था, घर, गाँव, आदमी, ये सारे उन्हें बेगानों से, पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। देखिए, पहले भी बताया था कि दोनों जो भाषा में बात करते थे, मूक भाषा, मन की भाषा में एक दूसरे के मन के भावों को पढ़ लेते थे, कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियों से, तिरछी नजर से, सीधे नहीं, तिरछी नजर से देखा। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। कि जब दोनों ने जोर मारकर पगाई थी, जिनसे उन्हें बांधा जाता था, खूंटा जिसे बोलते हैं, उससे तुड़ा डाले, वो तोड़ डाले और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। कि ऐसा अनुमान नहीं था कि वो शायद इन्हें तोड़ पाएंगे, वो क्योंकि काफी ज्यादा मजबूत थे। पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी, दूनी शक्ति आ गई थी, डबल, बहुत ज्यादा शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई, कि एक एक झटका उन्होंने लगाया दुगनी दुगनी शक्ति से और दोनों रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। कि झूरी जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल, जो हीरा और मोती थे, दोनों बैल चरनी, वो चरने का स्थान जहां पर उनके लिए खाना डाला जाता था, वो उस चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, यानी कि जो गले में रस्सी जो होती है जिसे उन्हें बांधा जाता है, वो उनके गले में लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। ये दोनों के पांव वहां से जब चल के आ रहे थे तो कीचड़ वगैरह में उनके पैर क्या थे, घुटनों तक पांव क्या थे, उनके सने हुए थे। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह क्या है? विद्रोह में स्नेह यानी प्रेम भरा स्नेह। प्रेम क्या है? विद्रोह के साथ। विद्रोह किसके प्रति? झूरी के प्रति। झूरी ने उन्हें क्यों दे दिया? गया को।
इसलिए कहीं न कहीं झूरी के प्रति प्रेम का भाव तो है, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में झूरी के लिए क्या है, विद्रोह का भाव भी आ रहा है कि उन्हें क्या किया झूरी ने क्या किया, उन्हें अपने साले गया को दे दिया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, ये एकदम बहुत खुश हो गया, गदगद हो जाना, बहुत खुश हो जाना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था कि उन्होंने उसने क्या किया, उन्हें गले से लगाया और उनका माथा चूमा। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, ये दृश्य बहुत ही सुंदर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे कि सब आसपास के लोग क्या थे वहां पर जमा हो गए, लड़के जमा हो गए जो बच्चे थे वहां के, और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में एक घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी कि गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हुई, पर उसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा बच्चों की सभा, छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पशु वीर कौन, हीर और मोती, दोनों को अभिनंदन पत्र कि जिस तरह वो दोनों बैल वहां से भाग कर आ गए, ऐसे में उनका अभिनंदन करते हुए, ठीक है, उनका सम्मान करते हुए, उनको अभिनंदन करते हुए उनको एक पत्र देना चाहिए। यानी कहते हैं ना जैसे सम्मान देना, उसके लिए उन्होंने क्या किया, कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी, कि उसके लिए उनको अभिनंदन सम्मान देने के लिए क्या किया, उनकी प्रशंसा करने के लिए क्या किया, कि कोई अपने घर से रोटियां लेके आया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। तो इस प्रकार उन बच्चों ने उन दोनों बैलों का स्वागत किया। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में इसके आगे का अध्याय